इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 अगस्त 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट में जज के अपॉइंटमेंट को लेकर के है। कोलेजियम सिस्टम ने 9 नेम जो है वो रिकमेंडेड किए थे, गवर्नमेंट ने उनको क्लियर कर दिया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाएगा। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? कोलेजियम सिस्टम में जो हमारे सीजीआई हैं वो और इसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये शामिल होते हैं। कोलेजियम सिस्टम आप बोल सकते हो कि हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट को और उनका जो ट्रांसफर है उसको लेकर के ये कोलेजियम सिस्टम वर्क करता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कोलेजियम सिस्टम को लेकर के, कोलेजियम सिस्टम जो है वो जुडिशरी के वो धीरे धीरे वो सारे ऑर्डर, वो सारे स्टेटमेंट जो पास हुए, मतलब एक प्रोसीजर के तहत कोलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ है। ना तो कोलेजियम सिस्टम के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बता रखा था, ना ही एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको बनाया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कोलेजियम सिस्टम है वो एक इवॉल्वमेंट में है थ्रू जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो, प्रेजेंट टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो स्ट्रेंथ है टोटल वो 35 है, लेकिन 24 जजेस प्रेजेंट टाइम में वहां पर है। और जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करता है, उनको हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उनको अपॉइंट करते हैं। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 65 एज जब उनकी हो जाती है तो वो रिटायर्ड हो जाते हैं। अब जो कोलेजियम सिस्टम है उसने 9 नेम्स रिकमेंडेड किए थे और अब गवर्नमेंट ने उसको क्लियर कर दिया है। इन 9 नेम्स में आपको ध्यान रखना है कि जो 8 जो बंदे हैं वो रिलेटेड है जुडिशरी से, जुडिशरी में जज से हाई कोर्ट के, और जो एक है वो बार एसोसिएशन से, मतलब एडवोकेट था और वहां से उसका नाम रिकमेंडेड किया गया है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार ऐसा कोशिश की गई है कि 3 महिलाओं के नाम भी शामिल किए गए हैं कोलेजियम सिस्टम के द्वारा। ये चीजें हमें ये दिखाती हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट और जुडिशरी में जो वीमेन इक्वलिटी है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। ओके, अब वो जो 3 वीमेन जजेस हैं उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। ये तो आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पॉइंट हो गई। अब आप अपने स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो 3 जो वीमेन हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। उन नाम को आप जब मेंस आंसर राइटिंग करो तो आप उन नाम का यूज करके बोल सकते हो अपने जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है। जब आपको देखो किसी स्पेसिफिक किसी रिपोर्ट का यूज करते हो अपने आंसर राइटिंग में, या फिर किसी इंडेक्स का नाम यूज करते हो या स्पेसिफिक कोई नाम यूज करते हो, तो वो चीजें जो हैं वो आपके आंसर की वैल्यू को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो ये 3 जो वीमेन जजेस हैं इनका नाम आपको याद होना चाहिए। स्टेट पीसीएस से अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन तीनों वीमेन जजेस का अगर या फिर इन किसी और अदर जजेस का आपके स्टेट से रिलेशन है तो उसके बारे में सारे के सारे बेसिक फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए। देखो, पुलिस रिफॉर्म्स, मतलब पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने में एक नाम सामने आता है प्रकाश सिंह। उन्होंने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी और पिटीशन के बाद में ये सामने आया था कि जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ की जो पोस्ट है, सीबीआई के चीफ की जो पोस्ट है, फॉरेन सेक्रेटरी, रो चीफ, यूनियन होम सेक्रेटरी, ये जो पोस्ट है ना, इन पे जो भी बंदा रहे वो मिनिमम 2 इयर्स के लिए तो रहे, क्योंकि जब तक इतने समय के लिए वो यहाँ पर काम नहीं करेगा इतनी जल्दी कुछ अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आएंगे। तो कंट्री में जो पुलिस रिफॉर्म्स के आर्किटेक्ट जिसको माना जाता है प्रकाश सिंह, उनके बेटे बीएसएफ के चीफ नियुक्त किए गए हैं पंकज सिंह, और जो पंकज सिंह है वो 1988 के बैच आईपीएस ऑफिसर हैं। ओके, ये जो प्रकाश सिंह हैं ये भी आईपीएस ऑफिसर थे, ये आपको ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से पूछा है कि राकेश अस्थाना, जिनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया था, क्या उनकी पोस्टिंग गलत तरीके से हुई? क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करने की कोशिश की गई है? और अगर ऐसा किया गया है तो आपको 2 वीक्स के अंदर इस प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन देना है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए। देखो, ये जो राकेश अस्थाना की जो पोस्टिंग हुई ना, इसको लेकर के कुछ पॉइंट्स पर इस तरीके से क्वेश्चन उठते हैं कि इनकी पोस्टिंग में
एक मेजर कारण ये माना जाता है कि एक तो इंटर कैडर जो सर्विसेज है इसके आधार पर वायलेशन की, ये जो इस सर्विसेज की जो रूल्स हैं उसको वायलेट किया गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि जब भी किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर आप किसी को अपॉइंट करते हो तो उसका जो रिटायरमेंट एज है वो कम से कम 6 मंथ से ज़्यादा समय होना चाहिए, कि 6 महीने से पहले वो रिटायरमेंट नहीं होंगे। राकेश अस्थाना बहुत जल्दी अपने पोस्ट से रिटायर होने वाले थे और उसके बाद में भी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी इस तरीके की प्रॉब्लम को, इस तरीके के प्रोसीजर के तहत उनको अपॉइंट किया गया। ये गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे, तो इंटर कैडर जो सर्विसेज हैं उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन को भी वायलेट करने की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट न्यूज देखो, दिल्ली जो गवर्नमेंट है वो पहले भी कोशिश कर चुकी है कि एक कमेटी उनके द्वारा बनाई जाए और जो सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो लोगों की डेथ हुई उनके बारे में पता लगाया जाए। हालांकि जो एलजी है वहां के, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, उनकी रिकमेंडेशन को। अब दोबारा से दिल्ली गवर्नमेंट ने इसी तरह की कमेटी की बात की तो दोबारा से मना कर दिया गया और अब सेंटर ने दिल्ली को बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका डिस्कशन कर रहा है, इसकी स्टडी कर रहा है, तो स्टेट लेवल पर इसकी स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली के जो डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बात बोली कि जब सेंटर को ये पता था कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी इसमें इंटरवेन कर रहा है, तो पहले जो डाटा मंगवाए गए कि जो लेटेस्ट डाटा है कि कोविड की सेकेंड वेव के दौरान कितने लोगों की डेथ हुई, उसके बारे में जो भी जानकारी हासिल करनी थी उसमें स्टेट की और जो यूटीज हैं उनकी जानकारी क्यों हासिल की गई, उनसे क्यों डाटा मांगी गई, तब भी जुडिशरी इसका रिजल्ट लेकर के आती। मतलब जो सेंटर है वो नहीं चाहती कि ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई, और अगर इसमें पैनल वर्क करेगा तो अभी पार्लियामेंट के मानसून सीजन के दौरान, मानसून सेशन में एक बात बोली गई कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेकेंड वेव में किसी की डेथ नहीं हुई। तो ये जो स्टेटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको वायलेट करने की बात होती है अगर जो स्टेट है और यूटी अपने यहाँ पर कमेटी बना करके सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई इसका पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया ने अफगानिस्तान को लेकर के जितने भी वीजा जारी कर रखे थे उन सबको कैंसिल कर दिया है और अब इंडिया ये चाहता है कि अफगानिस्तान के लिए ई वीजा को श्योर किया जाए कि जिसको भी इंडिया की विजिट करनी है उसके पास में ई वीजा होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, इब्सा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेकर के है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। देखो ये तीनों के तीनों कहाँ हैं, आपको पता है कि जो सर्दर्न हेमिस्फीयर है, इंडिया एशिया में गिरता है, ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका में, और साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये चीजें साउथ साउथ जो कनेक्शन है, साउथ साउथ जो कनेक्शन है उसको ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से प्रमोट करता है। तो इब्सा ऑर्गेनाइजेशन के दौरान जो यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने ये बोला कि क्रॉस बॉर्डर जो टेरर बढ़ रहा है उसको लेकर के वर्क किया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, यहां पर देखो एक प्राइवेट थिंक टैंक है, उसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, इसमें जो हमारे सीडीएस हैं बिपिन रावत वो भी उपस्थित थे। इसके अलावा इंडो पैसिफिक, अमेरिका इंडो पैसिफिक कमांडर एडमिरल जॉन एक्विलिनो ये भी यहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने बोला, सबसे पहले सीडीएस रावत ने स्टेटमेंट दिया कि 20 साल पहले जो तालिबान था वो ही तालिबान आज है, तो इंडिया को हो सकता है कि वहां पर अफगानिस्तान में इस तरीके की प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से इंडिया में भी क्रॉस बॉर्डर टेरर फैले। तो इंडिया को कोशिश की जानी चाहिए कि टेरर की कोई भी समस्या उत्पन्न हो इससे पहले इंडिया को रेडी होने की आवश्यकता है और हम उसके लिए तैयार हैं। इसके अलावा इंडिया और यूएस ने कंप्लीटली स्टेटमेंट दिया, दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि चाइना की जो मिलिट्री है वो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में अगर हम देखें तो चाइना ने अपनी लार्जेस्ट मिलिट्री बिल्डअप करने की कोशिश की है। तो यूएस इंडो पैसिफिक कमांडर ने एक बात बोली कि इंडिया और चाइना एक शेयर कंसर्न करेंगे चाइना की मिलिट्री बिल्डअप को लेकर के, मतलब दोनों एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश करेंगे चाइना को। नेक्स्ट न्यूज, पिगेसस स्पाईवेयर इजराइल की एक कंपनी एनएसओ, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया और इस कंपनी ने बेचा अदर कंट्रीज को। कंट्रीज ने इसका यूज किया, ऐसे बोलते हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन यह आरोप लगाया गया। 17 मीडिया हाउसेज ने एक रिपोर्ट जारी की और उन्होंने बोला कि बहुत सारी कंट्रीज में ग्लोबल वर्ल्ड पर ये जो पिगेसस स्पाईवेयर है इसका यूज किया गया
पर्सनल इंफॉर्मेशन लीकेज करवाने के लिए। इंडिया में भी ये आरोप लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में लेकर के इसको पिटीशन फाइल होती है। बंगाल ये बोलता है कि हम अपनी इंडिपेंडेंट इसकी जांच करवाएंगे और मिस्टर लॉकवुड जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं उसको लेकर के उन्होंने कमीशन भी बना दिया। इसके अलावा एक और उसमें इस कमीशन में शामिल किया गया और इस तरीके से उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल को बोला है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का इसमें रिजल्ट नहीं आ जाता पिगेसस को लेकर के आप जो भी पेंडिंग पिटीशन है उसमें रिजल्ट आने दीजिए, उससे पहले आप जांच नहीं करोगे। नेक्स्ट न्यूज देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेजेंट टाइम में जो लेजिस्लेटर हैं या फिर फॉर्मर लेजिस्लेटर हैं उनको केसेस जो उनके ऊपर चल रहे हैं उनको लेकर के सुनवाई कर रहे थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट लेजिस्लेटर हैं या फिर हमारे फॉर्मर लेजिस्लेटर हैं उनके बारे में जांच करने के लिए हमें जो स्टेट जुडिशरी है, स्टेट हाई कोर्ट है, उनकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए। मतलब अगर उनके केसेज को विड्रॉ करना चाहता है स्टेट तो उससे पहले जुडिशरी की उसमें रिक्वायरमेंट है, उनकी सहमति होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ इन केसेज को विड्रॉ किया जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम ये नहीं चाहते कि स्टेट की जो पावर है वो छीनी जाए, लेकिन जुडिशरी के द्वारा जो जुडिशियल ऑफिसर है उसके द्वारा उसको एग्जामिन होना चाहिए और जो हाई कोर्ट है वो भी उसको एग्जामिन करे। अगर ये दोनों एग्री होते हैं तो केस को विड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज देखो, सोशल एक्टिविस्ट गेल ओम्वेट उनकी डेथ हो गई। 1941 में उनका जन्म हुआ और 2021 में उनकी डेथ हो गई। इन्होंने इंडिया में आई है और 1983 में उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ली और फिर उन्होंने इंडिया में ही बेहतरीन वर्क किया हर वर्ग के लिए, जैसे दलित हो गए, पीजेंट्स हो गए, लेबरर्स हो गए, वीमेन हो गई, इन सब एरिया में इन्होंने वर्क किया। और श्रमिक मुक्ति दल एक फाउंडेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके को फाउंडर के रूप में इन्होंने काम किया। ओके, इन्होंने देखो इन्होंने एक बात बोली कि हमारी जो हमारा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक वर्ड है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। आपका क्वेश्चन ये है कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये कहाँ से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया है, ये बात आपको बताना है। उन्होंने बोला कि जो तीसरी टर्म है इसकी जगह वर्ड होना चाहिए था कम्युनिटी। ये चीज़ें जो है वो बेहतरीन तरीके से समझा सकती, समाज के हर वर्ग के लिए लिबर्टी और इक्वलिटी को और अच्छे से इंश्योर कर पाती। नेक्स्ट न्यूज, यूपी गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा गया है कि वहाँ पर यूपी में एक ग्राम सभा का नाम है मियागंज, उसका नाम चेंज करके मायागंज कर दिया जाए। इससे पहले भी बहुत सारी जगह यूपी में बहुत सारी जगहों का नाम चेंज करके अलग अलग कर दिया गया है और भी अदर जो एरिया है, सिटी है, गांव है, उनके नाम चेंज करवाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज देखो, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसके बारे में आपको पता होगा। जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि हमारे जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें पहले से कुछ कंस्ट्रक्शन हो रखा है, कुछ वर्क हो रखा है और उनका कंप्लीटली यूज़ नहीं किया जा सका, तो गवर्नमेंट चाहती है इन एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, उनका यूज़ किया जाए और इनसे जो भी पैसा उठे उस पैसे का जो फ्यूचर कंस्ट्रक्शन है उस पॉलिसी में उसको यूज़ किया जाए। तो ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो नेशनल एसेट्स हैं वो पीएम और बीजेपी के एसेट्स नहीं हैं, वो कंट्री के एसेट्स हैं, उनको आप इस तरीके से बेच नहीं सकते। लेकिन देखो, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो पॉलिसी है इसमें गवर्नमेंट इन एसेट्स को बेच नहीं रही है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे रही है, कुछ राइट्स उनको देगी, लेकिन जो अल्टीमेट जो कुछ राइट्स उनको देगी, लेकिन जो इनकी ओनरशिप है उन एसेट्स की वो अभी भी गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। नेक्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट हमारे जो पीएम है उसने 37 प्रगति मीट को चेयर्ड किया। उन्होंने 8 प्रोजेक्ट्स का इसमें रिव्यू किया और वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है उसको भी रिव्यू करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म जो इस स्कीम के तहत, बहुत सारी स्कीम के तहत जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म यूज़ हुए हैं, डेवलप हुए हैं, उनका मल्टीपल यूज़ करवाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जिसके लिए वो जिस प्रोजेक्ट के लिए उस प्लेटफॉर्म को बनाया गया सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म के लिए उसका यूज किया जा सके, अदर एरियाज में भी उसका यूज़
होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है एक्सप्लेन पेज से। एक्सप्लेन पेज पर जो न्यूज है, यहां देखिए, एक सेकेंड, देखो कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आती हैं और उसमें चाइना के जो न्यू मिसाइल सिलोस हैं उसके बारे में पता चलता है। मिसाइल सिलोस मतलब जो आपका लैंड एरिया है उसके अंडर कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करना, मतलब मिसाइल प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करना जिसका आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो। ये एस्टेब्लिश करने का मेजर वर्क यही है कि अदर ग्लोबल लेवल पे इन चीज़ों के बारे में पता भी ना चले, और जो आप अपने वेपन्स हैं, जो आप अपना एक ट्रेजेक्ट्री है, जो आपका एक आर्म्स वेपन्स हैं, उनको आप इंक्रीज भी करते रहो। तो ये जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, इससे पहले भी जुलाई के महीने में इस तरीके की सैटेलाइट इमेजेस सामने आई थी। अब इन सैटेलाइट इमेजेस में चाइना का 3 एरिया में यमन, गांगसू, हेल्मी जिंजियांग एंड हैंगयोग, बार्नेर और बोस, ये जो सिटी हैं ये तीनों की तीनों इनर मंगोलिया वाले पार्ट में हैं और यहाँ पर मिसाइल सिलोस के अवशेष मिले हैं। देखो हर एरिया में अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर बहुत सारे एरिया डेवलप किए गए हैं। वहाँ पर जो चाइना है वो कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स को, अपने जो लॉन्चिंग पैड है उनको एस्टेब्लिश करे और जो भी अपने वेपन्स हैं उनको इस तरीके से तैयार रखे कि जब भी कोई एडवर्सरीज, कोई विरोधी इनके ऊपर अटैक करता है तो वो हमेशा इसके लिए तैयार रहें। ये देखो अलग अलग सैटेलाइट, यूएस की अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपनी सैटेलाइट्स में ये चीज़ें रिव्यू की हैं और तीनों जो अलग अलग एरियाज हैं वो तीनों अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा ये चीज़ें सामने आई हैं। अब चाइना ने इस तरीके की मिसाइल सिलोस क्यों तैयार की हैं, क्या कारण है? तो इसमें 3 थ्योरी दे रखी हैं। नॉर्मल थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी है कि चाइना ये चाहता है कि जब भी कोई ओपोनेंट हमारे ऊपर अटैक करे तो हम इसके लिए तैयार रहें। तो ये मेजर थ्योरी हो सकती है जिसके लिए चाइना ने इस तरीके से तैयारी की हो। दूसरा कारण ये है कि चाइना ये चाहता है कि अपने यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड स्टॉक पाइल डेवलप किया जा सके, इसको इंक्रीज किया जा सकते, और इस गोल को अचीव करने के लिए ही चाइना ने ये कोशिश की है। थर्ड गोल ये है कि जो चाइना है वो चाहता है कि ये जो सिलोस है इनको डिकोय की तरह यूज़ किया जा सके, मतलब अदर कंट्रीज़ में एक फियर का भाव फैले, लोगों को ये लगे कि चाइना के पास में बहुत सारी पावर्स है, और जब पावर्स रहेंगी, क्योंकि चाइना जो है वो यूएस के इम्प्रूवमेंट से काफ़ी एक तरीके से वरीड तो है। चाइना को लगता है कि यूएस है वो उसको हर एरिया में काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता भी होगा कि यूएस जो है वो इस एरिया को फ्री एंड फेयर डेवलप करने के लिए, और अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि इंडो पैसिफिक रीजन के जो हेड है यूएस के, उन्होंने इंडिया के साथ में मिलकर के कोशिश की है कि चाइना की जो भी वॉरफेयर पॉलिसी है उसको हम काउंटर कर सकें। अब इससे अगर ये देखो ये सिलोस के अवशेष मिले हैं, ये पता चला है सैटेलाइट इमेज से, तो इससे यूएस क्या रिएक्ट किया? यूएस ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। यूएस ने सिर्फ इतना बोला कि ये जो डिस्कवरी है वो ये दिखाती है कि जो चाइना है वो मतलब सीक्रेटली अपने जो भी पोजीशन है हर एरिया में, वॉरफेयर एरिया में, न्यूक्लियर वेपन्स को क्रिएट करने में, इसमें अपने आप को इंक्रीज कर रहा है। चाइना ने देखो पहले भी अपना स्टेटमेंट दिया और प्रेजेंट टाइम में भी उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि ये तो विंड फार्म है, ये कोई मिसाइल सिलोस नहीं है, ये तो विंड फार्म है, इनका यूज़ तो हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने के लिए करते हैं। अब इंडिया के लिए क्या कंसर्न है? देखो वैसे कंसर्न अगर हम कंप्लीटली देखें तो पूरे वर्ल्ड के लिए है, वैसे इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो इंडिया के लिए भी कंसर्न है, क्योंकि इंडिया के साथ में तो चाइना के बॉर्डर इश्यूज रहते हैं। लेकिन जो चाइना है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान ना दे करके यूएस को काउंटर करने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है। न्यू स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन जो ट्रीटी है, उसने चाइना हैज स्टेटेड इट विल नॉट जॉइन द न्यू स्टार्ट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि जो आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, मतलब आर्म्स को, जो भी आपके वेपन्स हैं उनको रिडक्शन करने के लिए ट्रीटी साइन की जाती है, और यूएस और जो रशिया है वो इसके मेंबर हैं। तो चाइना ने मना कर दिया कि वो इसको साइन नहीं करेंगे। साइन करने का कारण उन्होंने ये भी बताया कि जो यूएस और रशिया जो हैं उनके पास में हमारे से 20 टाइम्स ज़्यादा वेपन्स हैं, 20 टाइम्स ज़्यादा वेपन्स हैं। तो अगर हम उनके इक्वल आने की कोशिश करते हैं तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसी टाइम में क्यों अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज वर्ल्ड पेज से है। तालिबान ने, देखो तालिबान जब अफगानिस्तान में
रूल करने दोबारा आया, सारी पावर अपने अंडर ली, तो तालिबान ने बोला कि हम चेंज हो चुके हैं, हम सारे वो सारी प्रॉब्लम्स जैसे 20 ईयर्स पहले हमने वीमेंस के खिलाफ में काफ़ी एट्रोसिटीज़ की, वो अब हम नहीं करेंगे। उनके जो राइट्स हैं उनका ध्यान रखा जाएगा, जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल जाने की छूट दी जाएगी, हालांकि जो इस्लामिक लॉ है उसको फॉलो किया जाएगा। ओके, लेकिन तालिबान ने वीमेन को प्रेजेंट टाइम में बोला है कि हमारे जो न्यू ट्रेनी है, मतलब हमारे जो न्यू फाइटर्स हैं, उनको ट्रेन नहीं किया गया है कि वीमेन की रेस्पेक्ट करनी है। ओके, देखो आप इनकी जो स्टेटमेंट है उनमें कंट्रोवर्सी देखिए, दोनों की एक अपोजिशन देखिए कि हम रेस्पेक्ट भी करेंगे और फिर बोलते हैं कि हमारे जो न्यू ट्रेनी है उनको बताया ही नहीं गया है कि वीमेन की रेस्पेक्ट करनी है। मतलब आपकी आइडियोलॉजी में शामिल है कि वीमेन को दबाया जाए, उनको घर पे रखा जाए और उनको जो इक्वलिटी का जो पार्ट लेसन पढ़ाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसको एक तरीके से रोका जाए, उसमें हिंड्रेंस क्रिएट की जाए, ऑब्स्टेकल क्रिएट की जाए। तो उनको रेस्पेक्ट करना नहीं सिखाया गया, तो हो सकता है वो आपके खिलाफ में कुछ रेस्पेक्ट ना करें, आपकी कुछ एट्रोसिटी हो जाए, कुछ वायलेंस हो जाए, इसलिए आप अपने घर में ही रहिए। नेक्स्ट न्यूज है चाइना और तालिबान जो है। देखो ये सारी जो आइडियोलॉजी है ना, वो हमें दिखाती है कि तालिबान को लेकर के जो लोगों में जो फियर है, जो भय है, हालांकि 20 ईयर्स तक यहाँ पर जो अफगानिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर कोई पीस नहीं रही, स्टेबिलिटी नहीं रही, वहाँ पर रेगुलर यूएस की आर्मी और तालिबान के बीच में क्लैश चलता रहा, जो लोगों की लाइफ है वो हमेशा एक थ्रेट रहा उनको। तो हो सकता है ना कि लोग खुश होता है कि हाँ कम से कम एक की सरकार रहेगी तो कम से कम कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो कम से कम यहाँ पर पीस तो रहेगी, स्टेबिलिटी तो आएगी। लेकिन जो फियर है, जो काबुल एयरपोर्ट पर आप देख रहे हो कि लोगों की भीड़, इतने लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, फिर भी उतनी ही संख्या वहाँ पर बनी हुई है, तो फियर ऐसे ही नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं, लोग वहाँ से अपने एरिया को छोड़ करके, अपने सारे के सारे जो रिसोर्सेज है उनको छोड़ करके अदर कंट्रीज़ में जा रहे हैं एज ए रिफ्यूजी, सिर्फ कुछ बैग्स में अपने जीवन को समेट करके। तो वो ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, बहुत मेजर रीजन उसके पीछे होते हैं। चाइना और तालिबान जो है उनकी फर्स्ट डायलॉग होने वाली है काबुल में। हालांकि जो चाइना है वो रशिया पाकिस्तान के साथ में मिल करके वहाँ पर रेगुलर वर्क कर रहा है। इन्होंने जो अपनी एम्बेसी है उनको भी बंद नहीं किया है वहाँ पे, हालांकि इंडिया ने अपनी एम्बेसी के जो भी ऑफिसर्स हैं उन सबको वहाँ से निकाल लिया है। नेक्स्ट न्यूज, चाइना का जो करिकुलम है उसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है कि जो शी जिनपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को वहाँ के करिकुलम में शामिल किया जाए, ताकि जो आने वाला यूथ है वो इसको पढ़े और इसको समझे कि ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही बेस्ट हैं और ये सारी चीज़ें ही चाइना को बहुत आगे लेकर के जाने वाली हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।